आज सबसे पहले ना अल्लाह का शुक्र और हमारे मस्जिद की कमेटी वालों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ताल्लुक से हमें पीपीटी करने का मौका दे। और इसके ताल्लुक से है ना आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में SIR तो चलने का है। तो SIR सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ और उसके अलावा आसाम में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, कर्नाटक में हुआ। सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना मुश्किलात किसे किसका मुश्किलात का सामना किसे करना पड़ता बोले तो वेस्ट बंगाल वाले को बहुत सारे अपने बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। की भी करो बोले तो इसमें है ना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोलकर एक अल्फाज है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इतना खतरनाक चीज, हालांकि पूरे 5 स्टेटों में SIR हुआ है, मगर वेस्ट बंगाल में एक ही जगह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करे। सो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या बोले तो अगर से माँ और बेटे को 15 साल से कम उम्र होगी तो उनका वोट कट जाता है। हाँ, और उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो उनका वोट कट जाता है। और उसके अलावा इसके ताल्लुक से है ना बहुत सारे तकलीफ आपने देख रही यूट्यूब में बहुत सारा दिखा दिया SIR क्या क्या करो तो। मगर हमने आज ये प्रोग्राम के जरिए से है ना ये प्रोग्राम 2 चीज़ा जो आपने करने का नहीं वो गलतियां नको करने तक को प्रोग्राम करने समय सबसे बड़ी चीज क्या है को बोले तो ये SIR जो आगत है इसमें अदमिया बहुत इजी ले ले रही क्या भी नहीं भाई वो मामूली होता है इलेक्शन में वोट मनाती सोच में गफलत इतनी गफलत है, हमें हर किस गफलत नहीं करना है। और दूसरा क्या भी मेरे को बोले तो डरना भी नहीं है, गफलत भी करना नहीं है। ये इंशाल्लाह हमें ये गफलत करे बगैर जो डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट की जानिब से पूछा गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंटेशन हमें सही तरीके से सबमिट करना नहीं है। गफलत करे बगैर इंशाल्लाह हमारा काम सही तरीके से होता है। आपको यह बताया जाता है टोटल 5-6 मरहले ही है, अलग मरहले। वो मरहले से कैसा पास होता बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इंशाल्लाह हमारे जनाब सैयद अकरम साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी SDPA, मैं उनको दावत देता हूँ इंशाल्लाह उन्हें आकर आगे कार्रवाई बढ़ाएं। अहमदुहु व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। के जिम्मेदार और तमाम सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको बताया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये डरने की चीज़ भी नहीं है और नेगलेक्ट करने की भी चीज़ नहीं है। इसे समझना है और फेस करना है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये क्या चीज़ है, ये तफसीलात हम लोग PPT में ब्रीफ समझते हुए अब इसमें जो अहम मरहले की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इनुमरेशन फॉर्म, उसका भी प्रोसेस इंशाल्लाह तफसील से बताया जाएगा। तो जो भी बातें हैं हम लोग इंशाल्लाह PPT में ही बात करेंगे। तो ये जो SIR है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो हिंदुस्तान का दस्तूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की इजाज़त देता है कि हर मरतबा हर साल और हर इलेक्शन से पहले और 10-15 साल को एक मरतबा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी वो वोटर लिस्ट को अपडेट करते रहना है। वो कितने टाइम के अपडेट आते हैं बोलकर यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट जो है वो रेगुलर अपडेट, जो भी लोग नए शामिल होते हैं, इंतकाल होते हैं, उनको निकालना है, नए लोगों को शामिल करना है। वो जैसे जैसे शामिल होते हैं उसको रेगुलर अपडेट कहते हैं। दूसरा जो रिवीजन आता है वो एनुअल समरी रिवीजन, साल में एक मरतबा जो वो बूथ के BLOs होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी वोटर लिस्ट को क्या करे, साल में एक मरतबा अपडेट करे। तीसरा जो होता है वो इलेक्शन से पहले जो भी लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, उस हर बड़े इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी कि वहां पर सर्वे करके उसको क्या करे, वोटर लिस्ट को अपडेट करके पब्लिकली इशू करे कि कितने वोटर्स अब इस वोटर लिस्ट में नेक्स्ट इलेक्शन में वोट डालने वाले हैं। तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है।
और चौथा जो होता है वो इंटेंसिव रिवीजन, जो 10 साल या 15 साल 20 साल को एक मर्तबा होता है। ये जो इंटेंसिव रिवीजन होता है ये वेरी सीरियस होता है। घर घर बीएलओ विजिट करना पड़ता है और इनुमरेशन फॉर्म घर घर पहुंचाना पड़ता है, फिर वापस उनसे कलेक्ट करके उसको वोटर लिस्ट में अपडेट करना पड़ता है। ये इंटेंसिव रिवीजन होता है। ये इंटेंसिव रिवीजन कर्नाटक में 2002 में लास्ट किया गया था। उसके बाद अभी एक नया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल के लेकर आए हैं। अब तक तो इंडिया में किया गया वो सिर्फ इंटेंसिव रिवीजन है। अब जो इंडिया में लाया गया है वो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो खास तौर पर समझने की बात है, ये डायरेक्टली बैकडोर से एनआरसी है। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को जिस कवानीन के साथ, जिस उसूल और ज़वाबित के साथ एक इंडिया में लागू कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। ये एसआईआर जो लाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया जा रहा है। बहरहाल अब ये जो एसआईआर में जो इंटेंसिव रिवीजन पहले किया जाता था, तो एक आदमी जो भी इंडियन एक मर्तबा वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया, फिर दोबारा जिंदगी में उसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन ये एसआईआर कहता है कि अभी वो लोग 2002 की वोटर लिस्ट को कंपेयर करते हुए जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा या उनके पेरेंट्स का नहीं होगा, उनको अभी डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। ये एक जो है वो एनआरसी में जिस तरह के कवानीन वो लाना चाह रहे थे वही चीजें यहां पर ला रहे हैं। नेक्स्ट, तो यही चीज बताई गई है। एक एनआरसी जो एसआरसी जो है वो बैकडोर से एनआरसी का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें अभी जो एसआईआर है इसमें 2 फेज किए गए हैं। एक फर्स्ट फेज जो हमें कर्नाटक में बहुत महीने पहले जो ऑलरेडी हो चुका है, मैपिंग का, यानी बहुत सारे लोगों को बताया गया अपने 2002 की वोटर लिस्ट तलाश करें, अपनी या अपने पेरेंट्स की या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, करके उसके साथ अपने वोट को क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। बीएलओस ने उसके अपने ऐप में उसको मैपिंग भी किया है। तो बहुत सारे लोगों ने, कर्नाटक में बताया जाता है 5.5 करोड़ 7 करोड़ वोटर्स हैं कर्नाटक में, 5.5 करोड़ वोटर्स जो है वो मैपिंग किए हैं बोलकर एक रिपोर्ट है। तो वो फर्स्ट फेज जो है मैपिंग का वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने किया है। अभी सेकेंड फेज है जो है वो हाउस टू हाउस विजिट का इनुमरेशन फॉर्म प्रोसेस। अभी ये बीएलओ जो होंगे वो घर घर आएंगे और फॉर्म देंगे और वो फॉर्म फिल कर कर वापस हमें वो बीएलओ को लौटाना है। ये अभी सेकेंड फेज अभी कर्नाटक में लागू हो चुका है, 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे जगह पर बीएलओ फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी एसआईआर में हमें पहचानने की और जानने की चीजें ये 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल रूल, जो इलेक्टोरल रूल है वो रूल क्या है बोले तो वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है वो बुक जो होती है वोटर लिस्ट, उसको इलेक्टोरल रूल कहते हैं। वो इसका वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक है, वही बुक से ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। दूसरा, उस बुक में हमें पहचानना होता है पार्ट नंबर, तीसरा सीरियल नंबर, चौथा हमारा बीएलओ कौन है, बूथ लेवल ऑफिसर कौन है, फिर उसके बाद ये उसकी तमाम जानकारी हम लोगों को इस ईसीआई नेट ऐप में जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल रूल किसको कहते हैं, इस वोटर लिस्ट को। नेक्स्ट, इस वोटर लिस्ट में नेक्स्ट आपका जो होगा वो पार्ट नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है पार्ट नंबर किसको कहते हैं, जहां पर आप वोट डालते हैं पोलिंग स्टेशन, जिस स्कूल की रूम में आप जो वोट डालते हैं उसी को पार्ट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, और सीरियल नंबर जो वोटर लिस्ट में आपका नाम 1 2 3 से होता है, वहां पर वो जो होता है सीरियल नंबर, उसको सीरियल नंबर कहते हैं। पार्ट नंबर, सीरियल नंबर हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। और चौथी चीज, नेक्स्ट, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। ये बूथ लेवल ऑफिसर वेरी सीरियस है। हर बूथ की, जो बूथ के पूरे वोटर्स को जो मैनेज करना, डिलीट करना, ऐड करना, वो वोटर लिस्ट को अपडेट करना और वो बूथ लेवल में जितने लोग आते हैं उनसे कम्युनिकेशन करना, ये बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, अभी हमारे हु इज बीएलओ, यानी बीएलओ को, बूथ लेवल ऑफिसर को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, हमारे बूथ का ऑफिसर कौन है, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन जरिया है ये ईसीआई नेट, जो बहुत सारे लोगों के मोबाइल में होगा। अगर नहीं होगा तो प्ले स्टोर में जाके आप ईसीआई नेट बोल के डाउनलोड किए तो वो ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप है।
उस ऐप में जाकर कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल बोल के आता है, उसे क्लिक किए बोले तो वहां पर आपका इपिक नंबर पूछता है। आपका जो अभी 25 का वोटर आईडी कार्ड है उस कार्ड में इपिक नंबर पूछता है, तो वहां पर इपिक नंबर डालने से फिर बीएलओ के बाद यहाँ बीएलओ होता है, उसको क्लिक करने से उस बीएलओ की फोटो, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल, पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। बहुत आसानी से हम अपने बीएलओ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, और इसी के साथ उसी ऐप में हम लोगों को आपका 2025 का पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो अभी इन्यूमरेशन फॉर्म के लिए तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैपिंग के लिए ये जरूरी था कि हमारा आपका 2025 की हमारी वोटर लिस्ट में जो नाम है उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जानने के लिए, पीछे जानने के लिए हम लोगों को वो ईसीआई नेट जो है इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पर आप अपना सर्च बोलकर, वोटर लिस्ट सर्च बोल के नाम आता है, वहां पर चेक किए तो उसमें 4 ऑप्शन है। एड्रेस डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आईडी कार्ड में जो क्यूआर कोड होता है वो भी स्कैन कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन से भी क्लिक किए बोले तो किसी एक ऑप्शन को आपका डिटेल पूरा आ जाता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फादर मदर नेम और एड्रेस और पार्ट नंबर भी और सीरियल नंबर, पूरा डिटेल वहां पर 2025 का आता है। इसमें 2002 का नहीं आता है, इसमें 2025 का आता है, सिर्फ जो लेटेस्ट है वो आता है। तो बहरहाल ये एक बेसिक जानकारी थी। अभी हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो इन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को हमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हमारे सामने जो मरहला है वो इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने का मरहला है। अभी इन्यूमरेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, उसमें क्या क्या हम लोगों को डिटेल चाहिए और क्या कैटेगरी में आता है। इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो आपको समझाने के लिए, फॉर्म में कहीं पर कैटेगरी नहीं लिखा रहता है, आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर कैटेगरी बनाए हैं। एक ये कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। वो 3 कैटेगरी में हम लोगों को फॉर्म फिल करना होता है। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो वोटर लिस्ट जो है वो घर घर बीएलओ आएंगे और जो वोटर लिस्ट इन्यूमरेशन फॉर्म वगैरह दिया जाएगा। अब इसमें जो होगा, एक तो वोटर लिस्ट में 2002-2025 की वोटर लिस्ट का उन्होंने मैप चेक करेंगे, मैप करेंगे, फिर बीएलओ जाकर अपने ऐप में उसको अपलोड करेगा, फिर उसके बाद फाइनल प्रोसेस जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट में हमारे नाम यहां पर आएंगे। नेक्स्ट 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 वही बीएलओ के बारे में। अभी ये घर घर आ रहे हैं, सो इन्यूमरेशन फॉर्म जो है लेकर घर घर अभी बीएलओ देने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इन्यूमरेशन फॉर्म है। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप लोगों को बताया गया, कन्नड़ा में आता है, अभी कर्नाटक का कन्नड़ा में फॉर्म आता है, वो इस तरह का होता है। फॉर्म यहाँ पर ये फर्स्ट पेज होता है, ये बैक साइड का होता है, बैक साइड लिखा कंडीशंस लिखे होते हैं, फ्रंट साइड में इस तरह का ये होता है। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ एक पेज को हम लोग 4 मरहलों में डिवाइड किए हैं, आपको समझाने के लिए किस तरह फिल करना है, इसको 4 मरहलों में हम लोग फिक्स किए हैं। नेक्स्ट, ये पहला मरहला है, फॉर्म का ऊपर का हिस्सा है। ये फर्स्ट मरहला जो फॉर्म का है, इसमें आप लोगों को कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपका नाम, आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, आपका एड्रेस और क्यूआर कोड और आपका पुराना फोटो, इतना पहले से उस फॉर्म में प्रिंटेड रहेगा। यही फॉर्म हाँ, ये कन्नड़ में आता है और यही फॉर्म जो है आपको आने वाला है। आपका नाम डिटेल पूरा प्रिंटेड रहेगा, आपकी पुरानी फोटो भी यहां पर रहेगी। आपको इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी कलर फोटो लगाना है, और कलर फोटो अच्छे बैकग्राउंड की, वाइट क्लियर बैकग्राउंड की फोटो लगाना है। सेल्फी वगैरह जो हमारे अलग अलग स्टाइल के फोटो हैं वो नहीं लगाना है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो कलर फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो जो हम लोग पासपोर्ट के लिए लेते हैं, उसी कंडीशंस के साथ फोटो लेकर वो फोटो यहाँ पर लगाना है। और बहुत सारे आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया में औरतों की फोटो को लेकर उसमें कान नजर आना है बोलकर, वो एक कंडीशन भी बहुत सारा सोशल मीडिया में हो रहा है, क्योंकि पिछले जो स्टेटों में हुआ है तो पूरे स्टाफ की फोटो डालने की वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। इसलिए वो कान नजर आने की फोटो जो है औरतों की भी यहाँ पर लगाना है, कलर फोटो यहाँ पर लगाना है। ये सेशन में सिर्फ इतना ही फिल करना है। नेक्स्ट, सेकेंड सेशन जो होगा हमारा, वो सेकेंड सेशन में यहाँ पर 2 चीजें हैं, ये 2 कॉलम रहेंगे। तो यही आपको मैं समझाया, ये कैटेगरी, बी कैटेगरी, हम लोग इसमें समझ सकते हैं। ये जो सेकेंड सेशन फॉर्म का वो सेकेंड पेज होगा, सेकेंड सेशन नीचे होगा, तो वहां पर हम लोगों को यहाँ 2002 का डिटेल लिखना होगा। अभी कौन कहां लिखेंगे
ये कैटेगरी वो लोग हैं जिनका वोट अभी 2025 में भी है और उन्हीं का वोट 2002 में भी है। तो वो लोग इस यहां पर लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका अवेलेबल जो अभी है, पुराना नहीं, इपिक नंबर लिखेंगे और रिलेटिव नेम जो उनके फादर या मदर किसका भी नाम यहां पर लिख सकते हैं, फादर का, और नेम लिखना कंपलसरी है, फादर का मदर का नेम लिखना कंपलसरी है। उनका इपिक नंबर भी पूछता है, वो इपिक नंबर लिखना क्या भी जरूरी नहीं है, अवेलेबल है तो लिख सकते हैं। और मेजर जो पार्ट है वो ये है, असेंबली नंबर, यहां पर असेंबली नंबर आप 2002 की वोटर लिस्ट जो निकाले हैं वहां पर उसको क्लियर वहां पर बताया गया वो 2002 में कौन सी असेंबली का क्या क्या नंबर था। अभी ये जो मंडी मोहल्ला है 2002 में एनआर में था, अभी सीआर है, लेकिन 2002 में वो एनआर था और एनआर का 116 नंबर है, तो वो 116 नंबर यहां पर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, 2002 की वोटर लिस्ट में आपका पार्ट नंबर क्या था, यानी बूथ नंबर भी कह सकते हैं उसको, वो क्या था, और सीरियल नंबर क्या है, यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ये आप लोगों को, ये कैटेगरी वालों को जिनका वोट डायरेक्टली 2002 में मौजूद है, वो लोग यहां पर फिल करना है। और जिनका वोट 2002 में नहीं है या वो एलिजिबल नहीं थे, तो उन लोगों को क्या करना है, अपने पेरेंट्स का सर्च करना है या ग्रैंड पेरेंट्स का। 6 लोगों का, एक आदमी को 6 लोगों का वोट सर्च कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं हूं, तो मेरा वोट अभी 2002 में नहीं है, मैं एलिजिबल नहीं था, तो मेरे फादर या मदर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उनका भी नहीं मिल रहा है, नहीं है, तो हमारे नाना नानी, अगर उनका भी नहीं है तो दादा दादी, ये 6 लोगों का मैं क्या कर सकता हूं, सर्च कर सकता हूं। तो वो 6 लोगों में से किसी का भी, एक का भी मिल गया मुझे 2002 में डिटेल, तो वो डिटेल मुझे यहां लिखना है। बी कैटेगरी, ये कैटेगरी जिनका डायरेक्ट 2002 में मिला, बी कैटेगरी जिनका 2002 में उनका नहीं मिला, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का मिला, तो वो लोग यहां पर फिल कर सकते हैं। उनका भी सेम नाम डिटेल वगैरह लिख के, और असेंबली नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। आप बहुत सारे लोग जो मैपिंग किए, मैपिंग के वक्त आप लोगों को अपना डिटेल 2002 का निकाले हैं, तो वो डिटेल यहां पर फिल करना है। और सी कैटेगरी वाले लोग जो जिनका पहले से फॉर्म प्रिंटेड होके आएगा, तो ये दोनों सेशन उनको ब्लैंक छोड़ना है, सी कैटेगरी, क्योंकि उनका जो है ना उनका खुद का वोट 2002 में मिला है, ना उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का मिला है, तो उन लोगों को ये फॉर्म का ये हिस्सा दोनों खाली छोड़ना है। नेक्स्ट, फॉर्म का और एक थर्ड हिस्सा जो है वो नीचे का हिस्सा, और एक ये है, ये हमारा पर्सनल डिटेल है, हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखना है, हमारा अभी लेटेस्ट आधार कार्ड नंबर क्या है वो लिखना है, हमारा मोबाइल नंबर लिखना है, फादर नेम, उनका इपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, कंपलसरी नहीं है, मदर नेम कंपलसरी है, नंबर जरूरी नहीं है, स्पाउस नेम जो है वो कंपलसरी नहीं है, वाइफ या हस्बैंड का नाम यहां पर लिख सकते हैं, कभी कंपलसरी नहीं। लेकिन मेन कंपलसरी इसमें क्या है बोले तो डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, इतना कंपलसरी है इस सेशन में, कंपलसरी भरना ही है। नेक्स्ट, और वो सब कैटेगरी के लोगों को भरना है, ये कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सब लोगों को वो फिल करना है। नेक्स्ट, और लास्ट का सेशन उस फॉर्म का ये नीचे का हिस्सा होगा, इसमें कुछ फिल करने का नहीं है, इसमें साइन करना है, सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करते वक्त खास ख्याल रखना है, डेट कंपलसरी लिखना है, जिस डेट में आप सिग्नेचर कर रहे हैं उस दिन की डेट कंपलसरी लिखना है। अब बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद नहीं है, कोई बाहर हैं, कोई दूसरे स्टेट में है, काम कर रहे हैं, आप उनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साइन जो है कोई भी रिलेटिव जो है, बाप, माँ, भाई, बहन, बीवी, कोई भी रिलेटिव जो है वो साइन दूसरों के फॉर्म पर भी साइन कर सकते हैं, लेकिन साइन के साथ साथ कंपलसरी वहां पर आपका उनके साथ, ये फॉर्म वालों के साथ आपका क्या रिलेशन है वो लिखना कंपलसरी है। इतना लिखेंगे तो फॉर्म जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये कैटेगरी वाले, नेक्स्ट, ए कैटेगरी वालों का फॉर्म इस तरह होगा कि पहले से वो प्रिंटेड रहेगा, ये पर्सनल डिटेल रहेगा, और ये 2 सेशन में से एक सेशन लिखेंगे, एक खाली छोड़ेंगे और यहां पर साइन करेंगे। नेक्स्ट, बी कैटेगरी वालों का सेम रहेगा, ये हिस्सा खाली रहेगा, यहां पर फिल करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। नेक्स्ट, और सी कैटेगरी का इस तरह होगा कि ये दोनों खाली छोड़ेंगे, सिग्नेचर करके हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे। ये वेस्ट बंगाल में जब हुआ तो वहां का एक फॉर्म का एग्जांपल दिए हैं, लेकिन अभी तो कर्नाटक में ही ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अभी बहुत सारे लोग नए वोटर्स हैं, उन लोगों को भी इनुमरेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे?
फॉर्म नंबर 6 के साथ। उनको इन्यूमरेशन फॉर्म ब्लैंक मिलेगा तो वो लोग फिल कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 6 के साथ नया वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेजर ये 3 फॉर्म हैं वोटर लिस्ट में। एक नए लोगों को ऐड होने के लिए फॉर्म नंबर 6, और ऑब्जेक्शन के लिए डिलीशन, कोई इंतकाल हो गए हैं उनका नाम डिलीट करना है, या हम लोगों को किसी के ऊपर शक है वो फेक वोटर है उनके नाम पर हम लोगों को ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 7, और ट्रांसफर करना है या कुछ नाम करेक्शन करना है, स्पेलिंग गलत है स्पेलिंग चेंज करना है, या घर का एड्रेस चेंज करना है, कोई भी करेक्शन और ट्रांसफर हो तो फॉर्म नंबर 8। ये तीनों फॉर्म एनी टाइम ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। वो जो ECI नेट में बताया ऐप, उस ऐप में भी अवेलेबल होते हैं। ये कभी भी आप लोग फिल करके कुछ भी करेक्शन हो वो तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो मसला है वो सबसे अहम सब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स कौन सबमिट करना है। यहां पर हम लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग जो है वो सब डॉक्यूमेंट्स बनाने के पीछे लगे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स किसको सबमिट करना है, सबसे पहले तो मैं जो वहां पर फॉर्म के बारे में बताया, ये कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी के बारे में बताया। फर्स्ट, ये और बी कैटेगरी के लोगों को डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है। हाँ, स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक रहे या वो उन्होंने जो डिटेल 2002 का फिल करके दिए हैं वो अगर फेक रहा या उनसे मैच नहीं रहा तो उनको नोटिस आएगी, वही लोग डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन कैटेगरी सी वाले जिनका 2002 में खुद का भी नहीं मिला है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का भी नहीं मिला है, उनको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। उनको तो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा, तो वो लोग सी कैटेगरी के लोग कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। ये कैटेगरी और बी कैटेगरी के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लिए तो बेहतर है। अगर नोटिस आई तो उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट किसको क्या एज के हिसाब से सबमिट करना पड़ेगा वो भी तफसील बताएंगे। इसमें भी कंडीशन वो लोग लगाए हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो लोगों का अगर उन लोगों को नोटिस आ गई डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ खुद का करना है। उन लोगों को खुद का डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो भी आगे क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, क्या सबमिट करना है वो भी बताता हूं। तो खुद का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है सिर्फ एक आदमी का, खुद का, 1987 1 जुलाई से जो पहले पैदा हुए। सेकेंड जो है वो 1 जुलाई 1987 के बाद से लेकर 2004 तक की जो पैदाइश है वो लोगों को खुद का और अपने मां बाप में से किसी एक का, दोनों में से, यानी 2 डॉक्यूमेंट्स उनको जरूरी है, खुद का और मां बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट, और तीसरी कैटेगरी जो है वो 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको 3 डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, खुद का भी अपने मां बाप दोनों का भी डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना पड़ेगा। ये जो 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके लिए। नेक्स्ट, और जो लोग बाहर फॉरेन में पैदा हुए हैं तो वहां की उनकी बर्थ सर्टिफिकेट और जो रजिस्ट्रेशन इशू होता है इंडिया से भी अब्रॉड के लिए जो लोगों के लिए, वो सर्टिफिकेट दिखाए तो काफी है। नेक्स्ट, अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, यहां पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई है। ये 12-13 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 12-13 डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग स्टेट लेवल के वहां के जुरिडिक्शन के हिसाब से भी पूरा इंक्लूड किया गया है। मेजर हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यहां पर वो डॉक्यूमेंट्स की फोटो भी दिखाई गई है, 12-13 डॉक्यूमेंट्स। अभी यहां पर मेजर हम लोगों को, अभी आधार कार्ड के बारे में भी आया, बिहार में जब हुआ तो अभी आधार कार्ड जो है वो एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ सिंगल आधार कार्ड एज ए डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में सबसे बेसिकली चीज जो हम सबके पास मिल सकती है वो बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों के पास अपनी बर्थ सर्टिफिकेट होगी, बर्थ सर्टिफिकेट रही तो काफी है और दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट रही तो काफी है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रही तो पासपोर्ट है दूसरे ऑप्शन में जो आसानी से बन सकता है, पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो तहसीलदार इशू करता है वो सर्टिफिकेट भी काफी है। वो भी नहीं है तो इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट, ये जो आसानी से हम लोग कॉर्पोरेशन में बना लेते हैं, इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट, वो किसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और स्कूल की टीसी, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़े हो या सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़े हो, उनकी कोई स्कूल की टीसी है, या एसएसएलसी पढ़े हो, एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड है या पीयू का मार्क्स कार्ड है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एज ए डॉक्यूमेंट कंसीडर हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको नोटिस इशू की जाएगी।
डॉक्यूमेंट्स के पीछे सबको भागना नहीं है, जिनको नोटिस इश्यू होगी वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और कैटेगरी सी वाले लोग जो है वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। और वो डॉक्यूमेंट में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स काफी है। किसी के पास पासपोर्ट है तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए भाग रहे हैं, जरूरत नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट है तो काफी है, इनकम एंड कैश सर्टिफिकेट है तो काफी है। सिर्फ एक, ये 12-13 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स है तो काफी है, और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। और ये जो बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहां पर आधार कार्ड के बारे में जो फाइट किया गया, तो वो कोर्ट का ऑर्डर आधार कार्ड को भी एज ए डॉक्यूमेंट कंसीडर करना है, लेकिन वो लोग इलेक्शन कमीशन ने उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर कंसीडर किया है। नेक्स्ट। फिर हमारा जो फॉर्म होगा वो फॉर्म ले जाकर हमारे बीएलओ जो है वो ऑनलाइन में उनके ऐप में किस तरह अपडेट करेंगे बोलकर यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये नोटिस को आप गौर से देख लीजिए, अभी 30 तारीख से बीएलओ का घर घर आना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग सेंटर्स में बुलाकर भी फॉर्म दे रहे हैं, वो अलग अलग फैसिलिटीज देखकर दे रहे हैं, वहां के लोकल लीडर्स से उनसे कांटेक्ट करके अलग अलग तौर पर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन बीएलओ आपके घर को फॉर्म देने के लिए आए, 3 मरतबा उनको कंपलसरी आना है। तीनों मरतबा अगर आप नहीं मिले, उनको फॉर्म आपको नहीं दे सके, तो कंपलसरी वो लोग इस तरह की नोटिस आपके डोर पर चिपकाना है, यानी हम लोग गए थे, ये लोग हम लोगों को नहीं मिले बोलकर। तो ये नोटिस देखते ही फौरन अपने आप को अपने बीएलओ से जाकर मिलना पड़ेगा, ये सीरियस नोटिस रहेगी। नेक्स्ट। और कौन से स्टेट में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो स्टेट के बारे में बताया गया। कर्नाटक में हमारे जो है वो 2002 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये एक पीछे ये एक बताया गया पीछे। नेक्स्ट पीछे ये जो बताया गया, ये जो एसआईआर दूसरे बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है, ये एसआईआर इतना परेशान कुन है, सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, बीएलओस के लिए भी इतनी परेशानी हुई कि कितने बीएलओस जो है, बहुत सारे बीएलओस स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से जो है वो सुसाइड कर लिए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मेजर ये इतने पार्ट इस एसआईआर में होंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो अनाउंसमेंट है, वो ऑलरेडी हो चुका है, अभी अनाउंस कर्नाटक में अनाउंसमेंट ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी सेकेंड पार्ट भी जो है कर्नाटक में शुरू हो चुका है, हाउस टू हाउस विजिट। अभी बीएलओ लाके घर घर फॉर्म दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसेस होगा, हमारे से फॉर्म कलेक्ट करने के बाद बीएलओ जाकर डाटा क्या करेंगे हमारे फॉर्मों का, वो अपलोड करेंगे, वो अपर अथॉरिटी को जाएगा, वहां पर चेक होगा। फिर उसके बाद जो है एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, अभी जो हमारे मस्जिद वार कमेटियों का, नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का काम जो है, जो ये इन्यूमरेशन फॉर्म में आपको बताया, एक तो फॉर्म बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड होने की वजह से, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं करना आता है या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो मस्जिद कमेटियों का और नौजवानों की जिम्मेदारी है कि घर घर जाकर फॉर्म फिल करने की जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, लोगों को हेल्प करना है। और इसमें मेजर अहम पार्ट जो होगा वो यही होगा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मस्जिद के जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि जैसे ही ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इश्यू होगी, वो मस्जिद के नोटिस बोर्ड में भी ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आम लोग जो है वो जाकर ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट या तो ऑनलाइन में या तो जहां पर बूथ होता है हमारे पास, वहां पर बूथों में भी लगाई जाती है, वहां पर चेक करने की जो है वो आदत हमारे लोगों में नहीं है। तो जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को चेक करें कि किसका नाम इसमें आया है, किसका नाम नहीं आया है। अभी जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए ये 2 ऑप्शन है, ऑब्जेक्शन एंड क्लाइम। ये जिनका नाम नहीं आया है, फौरी तौर पर लोग जाकर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करना है, ऑब्जेक्शन करना है कि मैंने फॉर्म भी फिल किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, मुझे जो है वो आज ये वोटर लिस्ट में कंसीडर करना है, क्यों नहीं किया गया। तो ये ऑब्जेक्शन करना, फिर उसके बाद क्लाइमिंग प्रोसेस होगा। ये पूरा होने के बाद हम जाकर ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखने के बाद, ऑब्जेक्शन करने के बाद, आखिर में फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो इश्यू की जाएगी। ये पूरा होने के बाद कई लोगों को शामिल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्शन के बाद भी अगर उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहा तो वो शायद निकाल भी देंगे। तो फाइनल वोटर लिस्ट जब इश्यू की जाएगी तो ये लास्ट और फाइनल ऑप्शन रहेगा। यहां पर इश्यू होने के बाद ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी हमारे लिए पास कोई ऑप्शन है तो वो है कोर्ट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक ही ऑप्शन है, कोर्ट। इसके फाइनल लिस्ट में हमारा नाम अगर नहीं रहा तो हमें कोर्ट को जाकर फाइट करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे स्टेट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एक्स सीएम्स, बड़े बड़े
इंटेलेक्चुअल्स भी जो है वो जाकर कोर्टों में फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक कुछ भी खास नहीं निकला है। अभी ममता बनर्जी जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाकर दरवाजे खटखटा रहे हैं, वहां पर भी कुछ उसका खास रिजल्ट नहीं है। तो बेहतर है इसी प्रोसेस में हम लोगों को काम करके अपना नाम वोटर लिस्ट में बचाना है। और बहुत सारे लोग मैपिंग करके समझ गए कि हम लोग मैप कर दिए, हमारी जिम्मेदारी हो गई। मैपिंग और इन्यूमरेशन में कोई कनेक्शन नहीं है। मैपिंग एक अलग सब्जेक्ट था जो हो गया। अभी जो इन्यूमरेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डाटा फिल करेंगे, वो उनकी हेल्प के लिए वो लोग मैपिंग, उनका प्रिपरेशन वर्क था। और हमारे लिए 2002 की वोटर लिस्ट तलाश करने का एक मौका था मैपिंग। इन्यूमरेशन फॉर्म हर वोटर को, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है अभी 2025 की, हर वोटर को कंपलसरी इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना ही है। और उसमें 2002 का जिनके पास डिटेल है वो लिखना है। अगर किसी के पास 2002 का डिटेल या अपना या पेरेंट्स का किसी का भी नहीं है, तो वो लोग फॉर्म फिल करना नहीं, ऐसा ही छोड़ देना नहीं, वो लोग भी फॉर्म फिल करना है। उनको मौका है, वो डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना नाम वोटर लिस्ट में बचा सकते हैं। और बहुत सारे लोग, शुरू में हमारे नूर भाई बोले जैसा, बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में नाम रहना बोले तो इलेक्शन में वोट डालना है, इलेक्शन में वोट डालने से क्या फायदा, वो कोई 500,000 रुपए लेकर वोट डालते हैं, नहीं डाले तो कुछ भी नहीं है। और हमारा वोटिंग परसेंटेज देखे बोले तो 1000 वोटर्स हैं तो डालते हैं वोटर सिर्फ 600 से 700 वोटर सिर्फ वोट डालते हैं। तो वोट नहीं डाले तो क्या भी तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारा नाम नहीं रहा तो छोड़ो बोलकर, ऐसे भी बहुत सारे लोगों की सोच है। ये याद रख लीजिए, अभी जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट हर डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर रही है। अभी हाल ही में स्टेटमेंट आया कि पासपोर्ट भी जो है वो सिटीजनशिप के लिए काफी नहीं है। तो सिटीजनशिप के लिए कौन अहम डॉक्यूमेंट्स होगा, वो होगा वोटर लिस्ट। जिसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद रहेगा वही इंडियन सिटीजन होगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उसको जो है वो डिटेंशन सेंटर में ले जाकर डाला जाए। फ्यूचर यही है उन लोगों का जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। तो बेहतर है अभी से सीरियस लें इसे, इसके ऊपर जिस तरह काम करना है वो काम कीजिए। और पढ़े लिखे तबका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करना है। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मसाजिद के जिम्मेदार हैं, तंजीमों के, जमातों के जिम्मेदार हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रोसेस में लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को किस तरह 2002 का डिटेल निकालना है मालूम नहीं है, किसी के पास नहीं है, फॉर्म किस तरह फिल करना है मालूम नहीं है। ये जो दूसरे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में भी इस तरह के पीपीटी प्रेजेंटेशन, लोगों को समझाने के प्रोग्राम सब हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां पर, बहुत सारे लोगों के नाम वोट से निकल गए। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे मजालिस में बैठकर सुने हैं, लेकिन कोई भी जाकर लोगों की हेल्प नहीं की, फील्ड में काम नहीं की, इसलिए वहां पर बहुत सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला गया। वेस्ट बंगाल में तो 27 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला गया। तो इसके लिए बहुत इसको सीरियस लेना है और तमाम बैठे हुए लोग अपनी अपनी गली, अपनी अपनी मोहल्ले और अपने अपने खानदान की जिम्मेदारी लेकर, सबसे पहली जिम्मेदारी मुझे अपना वोट बचाना है, अपने घर वालों का, अपने खानदान वालों, बाद में हमारे पड़ोसियों का, हमारी गली का, हमारे बूथ का, हमारी वार्ड का। ये पूरी जिम्मेदारी पूरे लोग लेकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये एसआईआर का जो इंटेंशन है वो बीजेपी का, वो इंटेंशन यही है कि उनका बीजेपी के मुखालिफ वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकालना। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं उन्हीं को टारगेट करके निकालने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके। तो ये बीजेपी के इंटेंशन को हमें फेल करना है तो हम लोगों को फील्ड में काम करना हो। तो इंशाल्लाह सब लोग मिलकर काम करेंगे तो इस बड़ी मुसीबत से हम लोग आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।